तो भी रिसेंटली अमेरिका में इलेक्शंस हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जीत गए। पर यूएस के इस इलेक्शन के बाद काफी कुछ चेंज हुआ और उनके करीबी दोस्त मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने ये थ्रेड पोस्ट किया, द बैंकिंग क्रैश हैज बिगन। ये खबर उन्होंने तब डाली जब यूएस इकोनॉमी में एक ही साल के अंदर अंदर दूसरा बैंक फॉल्स और डिसेप्टिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाने की वजह से बंद कर दिया गया। पहले यूएस के फिलाडेल्फिया में बैंक बंद हुआ और अब ओक्लाहोमा में, और इन सब में नुकसान हुआ तो किसका? $7.1 मिलियन डिपॉजिट डालने वाले यूजर्स का, जिनको अभी तक उनका पैसा वापस नहीं मिला। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूके, जापान, चाइना और इंडिया में तो कई बार हुआ है। आपको पीएमसी बैंक वाला किस्सा तो याद ही होगा जिसमें $880 मिलियन का स्कैम पकड़ा गया था और 9 लाख मिडिल क्लास फैमिली ने अपना पैसा गवा दिया। दरअसल हमारे बैंकिंग सिस्टम की ये काली सच्चाई है जिसके बारे में हम लोगों को कभी बताया नहीं जाता। DICGC के अकॉर्डिंग आप एक बैंक अकाउंट में कितना पैसा भी डालो, पर अगर कोई भी बैंक बंद होता है तो आपको सिर्फ 5 लाख तक ही वापस मिलेंगे। यानी आपके रखे हुए टोटल अमाउंट में से सिर्फ 5 लाख तक का अमाउंट ही इंश्योर्ड है। हम लोगों को बचपन से सिखाया तो गया है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, उसे बैंक में सेव करो, क्योंकि बैंक सबसे सेफ है ताकि आपकी मेहनत की कमाई सेफ रहे और बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता रहे। पर क्या आखिर ऐसा होता है? इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा से कहते हैं कि पुअर मेंटेलिटी वाले लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं और अमीर होने के सपने देखते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पैसों से एसेट बिल्ड करते हैं और बैंक्स का पैसा यूज करके एसेट बनाने में लगाते हैं और अमीर बन जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे अमेजिंग एसेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला एसेट आता है एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। द गोल इज टू बाय 4 ग्रीन हाउसेस एंड 1 रेड होटल। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में इस फ्रेजेस को कई बार यूज करते हैं जिसका सीधा सीधा मतलब है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इंडिया में अगर रियल एस्टेट का मार्केट साइज देखा जाए तो साल 2030 तक ये $1 ट्रिलियन टच करने वाला है और इस समय हमारी टोटल जीडीपी का 13% अकेला रियल एस्टेट सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले सालों में भले ही जॉब खत्म हो जाए, AI सारा काम टेक ओवर कर ले, हर काम ऑटोमेट हो जाए, पर लोगों के घरों की डिमांड तो हमेशा रहेगी ही सही। और साथ ही अर्बनाइजेशन की वजह से बिजनेस भी खुलेंगे। यानी ये इकलौता ऐसा एसेट है जिसमें आज से 50 साल पहले भी जम के कमाई थी और अगले 100 सालों बाद भी रहेगी, क्योंकि आज की डेट में कमर्शियल, रेजिडेंशियल और रिटेल स्पेस की डिमांड काफी बढ़ रही है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अगले 10 सालों में इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर 18.7% का एनुअल CAGR देने वाला है। साथ ही एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को एक अच्छा खासा रेंटल यील्ड भी ऑफर करती है, यानी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में मान लो 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रेंट पर लगाते हो तो आप देख ही सकते हो 18.7% की एनुअल CAGR से आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू बनेगी। 10 साल बाद 4 करोड़, 15 साल बाद 10 करोड़ और 20 साल बाद आपकी 80 लाख की प्रॉपर्टी 24 करोड़ की हो चुकी होगी, जिसमें आपको 74 लाख रुपए का एनुअल रेंटल यील्ड मिल रहा होगा। यानी एक साथ 2 फायदे, पहला तो लैंड वैल्यू एप्रिसिएशन और दूसरा एक रेगुलर सोर्स ऑफ रेंटल इनकम। पर रियल एस्टेट में एक लार्ज अमाउंट डालना सबके बस की बात नहीं है और अगर आप कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हो तो यू कैन इन्वेस्ट इन रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी कि रीट्स म्यूचुअल फंड की तरह एक ट्रस्ट होता है जिसको इंडिया की सिक्योरिटी बोर्ड यानी सेबी मान्यता देती है। पर इस ट्रस्ट में पैसा लगाने से आपको स्टॉक नहीं बल्कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का कुछ यूनिट्स हासिल करते हो। आपका पैसा रियल एस्टेट मार्केट की अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स एक्सेट्रा। यहाँ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा तो मिलता है पर रेंटल यील्ड की जगह यहाँ आपको मिलता है डिविडेंड। यानी कुल मिलाकर सारा पैसा बैंक में जमा मत करो, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट ऑल्सो। एसेट नंबर 2, फाइन आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स। रियल एस्टेट के बाद अगर कोई एसेट जो आपको सच में रेपुटेशन और पैसा दोनों कमा के दे सकता है तो वो है फाइन आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हेरिटेज और कल्चर की भरमार है। यहाँ आपको कई सारे आर्ट्स, क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स और ऑर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी फिजिकल वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। मधुबनी पेंटिंग्स, तंजौर आर्ट इसके कई फेमस एग्जाम्पल है और आज भी इंडिया में आर्ट और कल्चर हेरिटेज आइटम की उतनी ही डिमांड है जितनी राजा महाराजाओं के टाइम थी, क्योंकि आइटम आपकी लिविंग स्टैंडर्ड और आपकी फाइनेंशियल स्मार्टनेस का सिंबल होता है। अब सवाल यह आता है कि ये सब पेंटिंग वगैरह तो अमीर लोगों के लिए है ना, हम मिडिल क्लास लोग ये कैसे खरीदेंगे? तो आपको मैं बता दूं इंडिया में कई आर्ट्स और कलेक्टिबल आइटम ऐसे भी हैं जो आप मात्र 10,000 में खरीद सकते हो और उसको बेचने पर आपको 50 से 60,000 रुपए मिल जाएंगे। स्टोरी LTD और सेफ्रॉन आर्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये एंटिक्स, रेयर कॉइन्स और पेंटिंग्स परचेज कर सकते हो, वो भी प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ। आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो कि 1939 का ये कॉइन आपको 1 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक कमा कर दे सकता है। तो आईफोन
दोनों कार की EMI में हर महीने 20-20 हजार रुपए देना बंद करो और इन्वेस्ट इन फाइन आर्ट्स। एसेट नंबर 3, इंडेक्स फंड एंड स्टॉक्स। अगला तरीका जो आपको बैंक के मुकाबले ज्यादा हाई रिटर्न दे सकता है और सबसे बड़ी चीज इन्फ्लेशन से लड़ने में भी आपका सबसे पावरफुल वेपन साबित हो सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, जिसमें दो चीजें आती हैं, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड। स्टॉक मार्केट इसलिए क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है और साल 2024 में ये 7.4% तक पहुंच चुका है। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, ग्रोसरी से लेकर लग्जरी तक, कपड़ों से लेकर खाने तक सब कुछ बढ़ चुका है। पर क्या बैंक में रखा आपका पैसा बढ़ा? नहीं, बैंक आज भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं जहां से आज से 7 साल पहले थे। एफडी पर इंटरेस्ट रेट आज से कुछ साल पहले 5 से 7% थी और आज भी उतनी ही है। कहने का मतलब अगर आप बैंक में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और एग्जाम्पल के लिए आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक साल बाद आपके 10,000 की वैल्यू होगी 10,400 रुपए। पर उस समय इन्फ्लेशन भी 6% हो चुका होगा, यानी सही मायनों में आपका 10,400 की ओरिजिनल वैल्यू 9,776 रुपए रह जाएगी। इसलिए आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपको मार्केट में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। यानी अगर इन्फ्लेशन 7% है तो आपको मिलने वाला रिटर्न होना चाहिए 12 से 13%। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड ने पिछले 10 सालों में ये काम करके दिया है। इंडेक्स फंड में देश की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज आती हैं। और अगर स्पेशली निफ्टी 50 इंडेक्स की बात की जाए, इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर को 12 से 13.5% का एनुअल CAGR दिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इंडेक्स फंड और स्टॉक में आप SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी आपको एक साथ 50 लाख रुपए डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जैसे 5,000, 10,000 या 15,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां आप देख ही सकते हो कि 20 साल के बाद इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बावजूद अगर आप 15,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से इंक्रीज कर रहे हो और आपको 13.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल बाद उन पैसों की वैल्यू 1.02 करोड़ हो जाएगी। और अगर यही सेम पैटर्न अगले 5 साल और फॉलो करते हो तो आपको मिलेंगे 1.6 करोड़ रुपीस। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी चीज है जहां आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है और यही कंपाउंडिंग आपके और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकती है। एसेट नंबर 4, यूज डेट एडवांटेज। इंडिया में 90% लोग डेट का यूज सिर्फ लायबिलिटी परचेस करने के लिए करते हैं, जबकि यू हैव टू यूज डेट एज ए एडवांटेज। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके ऊपर $1.2 बिलियन का डेट है और जिसके लिए लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, असल में वो डेट बैड नहीं बल्कि गुड डेट है। रॉबर्ट ने बैंक से जितना भी पैसा डेट में लिया है उससे उन्होंने रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, गोल्ड और सिल्वर माइंस के शेयर खरीदे, जो आने वाले कुछ सालों में ही उनका सारा डेट क्लियर करके उन्हें सुपर बिलियनियर बना देगा। और अगर आप किसी रैंडम इंसान को 5 लाख या 6 लाख रुपए का क्रेडिट दो और उसे बोलो जा इसका यूज कर ले, तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल आएगा आईफोन लेने का, उसके बाद महंगा लैपटॉप लेने का, फिर कुछ पैसे बचते हैं तो उससे शॉपिंग कर लेगा या फिर कोई 20-25 हजार की स्मार्ट वॉच ले आएगा। और अगर इसके बाद भी कुछ पैसा बच जाए तो खाना पीना में उड़ाकर खुश हो जाता है। और कुछ महानुभाव तो ऐसे भी होते हैं जो EMI ऑप्शन देखते ही अपनी सैलरी और अपनी औकात दोनों भूल जाते हैं। 35,000 की नई नौकरी लगी और ऑफिस के बाहर आते गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस देखा 7 लाख रुपए, जो 15,000 पर मंथ की EMI पर मिल रहा था। बस घुस गए शोरूम में और उठा ली गाड़ी। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर ठीक ठाक सेविंग करते हैं और अपना मिडिल क्लास शेल को ब्रेक करके रिच में आने के लिए तैयार होते हैं, तभी वो लेते हैं अपना घर और जीवन भर की कमाई से जो 40-50 लाख रुपए सेव किए होते हैं उससे निकल पड़ते हैं 1 करोड़ का ड्रीम हाउस लेने। जीवन भर जो भी कमाया उसका डाउन पेमेंट कर दिया और बचे 50 लाख का 45,000 पर मंथ की EMI बनवा लेते हैं और जीवन भर कमाई लगाने के बाद 20 साल और काम करते हैं ताकि हर महीने EMI निकलती रहे। वहीं रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोग इस डेट का सही यूज करते हैं। वो 1 करोड़ को पूरी प्रॉपर्टी लेने की बजाय 30 लाख की 3 प्रॉपर्टी लेते हैं, जिसमें एक खुद की यूज के लिए रखते हैं और बाकी 2 मंथली रेंट पर लगाकर सारी EMI कवर कर लेते हैं। यानी कुछ ही सालों में प्रॉपर्टी भी अपनी और एक रेगुलर रेंटल इनकम भी। ये हुआ डेट का सही यूज। अब आता है एसेट नंबर 5, बाय द रियल डील, गोल्ड एंड प्रीशियस कमोडिटीज। कैश कॉइन्स और पेपर नोट्स ये सब गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की हुई करेंसीज हैं, जिसका आज तो अस्तित्व है और कल पता नहीं। हम इंडियन से अच्छा इस बात को कौन जान सकता है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर क्या हुआ था। इसलिए बाय द रियल डील यानी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मोड है जो हर देश, हर शहर और हर घर में आज भी एक्सेप्टेड है, चाहे वो नया हो या फिर पुराना। अभी शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे टाइम पर गोल्ड के भाव आसमान छू गए हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी इसको गॉड्स मनी भी कहते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कई नेचुरल कमोडिटीज जैसे एनर्जी रिसोर्सेज, फूड, लाइफ स्टॉक्स आते हैं जो हमारी अर्थ पे अबंडेंस में है और जिसके बिना जीवन मुश्किल है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट कियोसाकी एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हुए कहते हैं, स्कूल्स हमें पढ़ाते हैं ताकि हम बड़े होकर पैसा कमा सकें, कैश अर्न कर सकें और उसके मुताबिक ये कैश आपकी सफलता की चाबी है। जबकि मैं समझता हूँ कि ये कैश कुछ नहीं, मात्र एक टॉयलेट पेपर का सामान है, इसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये एग्जैक्ट कहना था रॉबर्ट कियोसाकी का। इसलिए इन्वेस्ट इन रियल डील और आपको भी अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज के लिए रखना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीजों के दाम चाहे घट जाए लेकिन गोल्ड हमेशा
हमेशा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और आज देखो इंडिया में गोल्ड 76,000 रुपए तक पहुंच गया है और आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा। गोल्ड और सिल्वर के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है वो है एनर्जी और लाइफ स्टॉक रिसोर्सेस। आने वाले 10-20 सालों में इंडिया में ईवी इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बूम करने वाली है, इसलिए एनर्जी और सोलर पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर ग्रोथ की गारंटी बिल्ड कर सकते हो। ठीक इसी तरह जिंदा रहने के लिए हर इंसान को लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा ही करेगा, इसलिए पुट योर मनी इन एक्वायरिंग कमोडिटीज। एसेट नंबर 6, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आजकल डिजिटल दुनिया का जमाना है, हर कोई अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहता है और सबसे ज्यादा कोई चीज कंज्यूम की जाती है तो वह है कंटेंट, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो कोर्सेज, एप्स, वेबसाइट जैसे प्रोडक्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पुराने जमाने में लोगों के पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्स का इतना एक्सेस नहीं था और न ही उन्हें इतना इंटरेस्ट था, पर आजकल हर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स और कोर्सेज को कंज्यूम भी कर रहा है और उससे इंस्पायर्ड होकर खुद नए प्रोडक्ट और कंटेंट क्रिएट भी कर रहा है। इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट इस समय $325 बिलियन की है और 2030 तक ये नंबर $800 बिलियन तक पहुंचने वाला है, अगर हमारे ट्रेड पॉलिसी सही रहे तो, जिसमें डिजिटल एसेट्स का कंट्रीब्यूशन $726 मिलियन का है। और जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, एजुकेशन, फूड, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटीज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे में मान लो आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके या कोई कोर्सेज क्रिएट करके लोगों को सेल कर सकते हो, जैसे कि यूडेमी, अपग्रेड, इन सभी वेबसाइट पर इन्होंने कोर्सेज अपलोड किए हैं और कोई चाहे तो बार बार इन कोर्सेज को खरीद सकता है और जितनी बार भी उन कोर्सेज को वो परचेज करेगा, ये प्लेटफॉर्म आपको एक फीस देंगे, जिससे आपकी रीच और आपका पैसा दोनों बढ़ेंगे। यानी इसमें कॉस्ट ऑफ रीप्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है, बस एक बार काम करो और फिर बार बार उसकी रॉयल्टी एंजॉय करो। एसेट नंबर 7, फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के साथ साथ अगर कोई एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बिल्ड करना चाहते हो, देन डू फॉरेस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेस्ट्री में टिम्बर और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट लगाए, उगाए और बेचे जाते हैं। इंडिया में बैम्बू और सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ियां काफी फेमस और काफी कॉस्टली हैं। कर्नाटका और केरल जैसे पार्ट्स में आपको ऐसे पेड़ अक्सर देखने को मिल जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ सेटअप बहुत सस्ता है और 4-5 साल के बाद आपको टिम्बर की वैल्यू और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। बैम्बू का यूज फर्नीचर बनाने में, क्राफ्ट्स बनाने में किया जाता है, वहीं सैंडलवुड का यूज फर्टिलाइजर, मेडिसिन और स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। इसी वजह से काफी प्रीशियस वुड माना जाता है। और अगर इंडिया का टिम्बर मार्केट साइज देखा जाए तो साल 2029 तक बढ़कर ये $22.5 बिलियन का होने वाला है। सवाल तो यह आता है कि आखिर एक मिडिल क्लास इंसान इसमें कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर आप फॉरेस्ट्री शुरू कर सकते हो, जहाँ पर हेक्टर सैंपलिंग और मेंटेनेंस के लिए आपको 25 से 30 हजार तक का खर्चा आएगा। यानी अगर आप 10 हेक्टर लैंड लेते हो तो आपके 3-4 लाख रुपए लगेंगे और 10 से 12 हजार रुपए पौधों का कॉस्ट लगेगा। और 4-5 साल बाद आप अपने इन बैम्बू सैंपलिंग से 30 से 50 हजार पर एकड़ ऑन कर सकते हो। नंबर 2, अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं है तो आप टिम्बर इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्री ग्रो एग्रो फॉरेस्ट्री और तमिलनाडु की कई कोऑपरेटिव अथॉरिटीज मिडिल क्लास लोगों को 25,000 में फॉरेस्ट लैंड के छोटे छोटे हिस्सों की ओनरशिप देती है। नंबर 3, इसके साथ आप कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम और बायोफ्यूल इंडस्ट्री भी बिल्ड कर सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट आपको कई तरह की सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट भी देती हैं। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए और आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए, तीनों के लिए अच्छा है। बात है अगला एसेट नंबर 8, बिल्ड ए ब्रांड। ब्रांड का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा बिजनेस है जिसके नाम से लाइफ टाइम सेल्स होती रहेगी, भले आप उसका पार्ट रहो या फिर ना रहो। एग्जाम्पल के लिए इंडिया की काफी फेमस ब्रांड है जिसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। जरा कमेंट करके बताओ ये कौन सी कंपनी है और इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजों का यूज किया है जिससे इनका टेस्ट लोगों की जुबान पर बढ़ गया और अब इनके ब्रांड नाम से ही जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उस पे हर एक कस्टमर को ट्रस्ट है कि ये प्रोडक्ट सही रहेगा। यानी आपका ब्रांड एक ऐसा एसेट है जो आपको बिजनेस और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को 4 चांद लगा सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अपना सारा पैसा बैंक में रखने की बजाय सिर्फ जरूरत का पैसा रखो और बाकी पैसों को एसेट बिल्ड करने में इन्वेस्ट करो। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।